चीजें तो इजी हैं, whatever we have done in ninth. चलो, first of all let us recall what we already know about differential calculus. Even yesterday you have progressed in differential calculus. I have tried to tell you a new idea yesterday. अभी थोड़ी देर बाद पूछते हैं कि किसी को वो न्यू आइडिया सबके माइंड में है या नहीं, कौन सा न्यू आइडिया हमने डिस्कवर किया. लेट अस सी हु विल आंसर कि हमने कल नया आइडिया क्या सीखा है. ठीक है, तो पहले आप एक चीज बताएंगे बेटा. हमने एक लिस्ट बनाई थी कि अगर हम ऐसे एक फंक्शन लेते हैं तो उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा, उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स. आपने एक फंक्शन लिया और इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव आता है, ठीक है, वो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स. ठीक है, एक चीज मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ सभी को कि d बाई डी एक्स ऑफ वाई को, d बाई डी एक्स ऑफ वाई को हम शॉर्ट में ऐसे भी दिखाते हैं. ये एफ एक्स है ना बेटा, एफ एक्स, तो एफ एक्स को हम ऐसे भी लिखते हैं, तो एफ डैश एक्स. तो डोंट एवर बी कंफ्यूज व्हाट इज एफ डैश एक्स, यू मस्ट नो. तो एक बार आप रिवाइज करके मुझे बताएंगे कुछ सिंपल एग्जांपल. सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ एक्स रेज टू द पावर एन, तो हमने लिखा था एन आगे आ जाएगा और ये पावर एन 1 से कम हो जाएगी. एन कैन बी एनीथिंग, एन कैन बी अ फ्रैक्शन, एन कैन बी रैशनल नंबर. जैसे अगर एन रूट 2 है तो ये अगर एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या आएगा, रूट 2 यहाँ आ जाएगा और पावर रूट 2 की 1 से कम हो जाएगी. जो ये सब कर सकता है वो कंपटीशन की तैयारी कर सकता है, चाहे आप कहीं पे भी करो, चाहे आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स दे रहे हो, इंडियन यूनिवर्सिटीज के दे रहे हो, सब कुछ इसी के ऊपर बेस्ड है. टू लर्न हाउ टू डू दिस नाइसली, अंडरस्टूड. सो डोंट बी अफ्रेड, यू हैव टू डू दिस. आगे देखना बेटा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन एक्स. साइन एक्स का डेरिवेटिव, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. if you have sin x then you get cos x, and if you have cos x then you have to find derivative of y with respect to x again, तो वो आएगा माइनस साइन एक्स. ठीक है, इजी चीज़ें हैं, पहले की एक बार रिवाइज करेंगे, फिर कल जो नया पढ़ेगा ना उससे पूछेंगे. tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर एक्स. ठीक है, cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स. इनकी कम जरूरत पड़ती है फिजिक्स में थोड़ी सी, है ना, कॉट और कोसिकेंट वाले की, लेकिन कर लो, लिख लो, कोसिकेंट एक्स, कॉट एक्स. एच सी वर्मा की बुक में भी लिखा है. ये लिस्ट आप चेक करो एनसीईआरटी में दी है कि नहीं. क्यों दे सकते हैं एनसीईआरटी में, क्योंकि उनको लगता है कि आप लोगों को ये कोई कराएगा. स्कूल वाले नहीं कराते, दूसरे ट्यूशन टीचर्स नहीं कराते, बाकी जो दुकानें हैं वो एक बार लिस्ट याद करा देती हैं बच्चों को. दे डोंट टेल अबाउट द मीनिंग. टेलिंग द मीनिंग टेल्स lot of energy is required. Sin, cos, tan, cot, cosecant, क्या रह गया, secant x, राइट. secant x क्या डेरिवेटिव आएगा बेटा secant x का, और फिर और कोई बताया था डेरिवेटिव का फॉर्मूला, e रेज टू द पावर x. क्या आएगा बेटा e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव, कौन बता रहा है, सेम. ठीक है,
तो log x का मैंने थोड़ा सा log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x। ठीक है, तो log x का सब कई बच्चे कहेंगे सर अच्छे से ना log x पता नहीं चला सर। वो मुझे पता है आपको नहीं पता चला, जब आपने log कभी किया ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा। तो अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है 11th 12th की साइकोलॉजिकली, अगर आप समझना चाहते हो बेटा, 11th 12th में जो बच्चा आईआईटी के पेपर में फर्स्ट रैंक भी ले रहा है उसको भी बहुत सारी चीजें जो उसने पढ़ी हैं और याद की उनका मीनिंग नहीं पता होगा। मैं आपको 100% बता रहा हूँ। ठीक है, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, तो यही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, इवन विदाउट नोइंग यू हैव टू एब्जॉर्ब सर्टेन थिंग्स। ठीक है, एंड दोज ऑफ यू हु हैव डन लॉग विद मी इन क्लास 9th एंड 10th या 8th में, मैं 8th में भी कराता हूँ लॉग। ठीक है, तो उनको कंफर्टेबल होगा थोड़ा सा, बाकी धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हमने पहले किए हुए हैं। तो अब मैं आपको जो कल से हमने पढ़ा उससे रिलेट करते हैं। देखना बेटा, सपोज मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको एक ग्राफ दे रहा हूँ एक फंक्शन का, याद है हमने कल ग्राफ्स बनाए थे। मैं आपको एक फंक्शन का ग्राफ दे रहा हूँ और वो ग्राफ मैं आपको दे रहा हूँ इस फंक्शन का y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, और आप सबको मालूम है वो ग्राफ मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस शेप का आता है। कैलकुलेटर से भी ड्रॉ करके देख सकते हैं, यहाँ 0 होता है और यहाँ पाई/2 लिख देगा बेटा, पाई/2, और यहाँ पाई ये वाला पॉइंट, और ये कौन आएगा, क्या पॉइंट आएगा, 3 पाई/2। ठीक है, और फिर आप कर लेना, ये 2 पाई आ जाएगा, ये क्या आएगा 5 पाई/2। आप लोग अगर सोच रहे हैं मैं कैसे कर रहा हूँ, तो ये देखना, ये 90 होता है, 90 पे साइन एक्स कितना हो जाता है सबसे ज्यादा 1। ये तो सबको मालूम है साइन एक्स की वैल्यू 1 से कम ही रहेगी या इसके इक्वल हो सकती है, ये तो सबको मालूम है, साइन एक्स 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, चाहे एंगल 1,00,000 डिग्री कर दो, साइन एक्स की वैल्यू 1 से कम ही रहेगी। ठीक है, चलो तो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, 4 बार 90 और ये 5 बार 90, तो 5 बार पाई/2। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी जिनको नहीं आता ये ग्राफ। अब कल हमने क्या किया था, लेट अस सी। सपोज आई गिव यू दिस क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू y is equal to sin x. What is the meaning of tangent to y is equal to sin x? टेंजेंट टू y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब होता है जो ये फंक्शन है इसका जो ग्राफ आएगा, ठीक है, उसको टेंजेंट बनानी है ना, इस ग्राफ के अंदर टेंजेंट बनेगी, लेकिन कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, तो मैं आपको भी दे रहा हूँ। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू y इज इक्वल टू साइन एक्स एट x इक्वल्स, ओके फर्स्ट पार्ट, सपोज मैं आपको कहता हूँ कि पाई/3, पाई/3 मतलब 60 डिग्रीज यहाँ कहीं आएगा। यहाँ आने का मतलब ये है कि जो टेंजेंट बनेगी वो इस पॉइंट पे बनेगी ऐसे, समझ में आपको, ये टेंजेंट। तो पहले तो आप ग्राफ बनाओ, है ना, फिर आप ग्राफ का स्लोप बनाओ, पहले तो आप ग्राफ बनाओ ये वाला, फिर टेंजेंट बनाओ पाई/3 पर, और फिर इसका स्लोप देखो। स्लोप के लिए आपको ये एंगल चाहिएगा थीटा, स्लोप यही होता है ना, m इज इक्वल टू टैन थीटा, समझ में, m इज इक्वल टू टैन थीटा, यही स्लोप होता है। कैसे आएगा बेटा, हाँ प्रणव कह रहा है आ गया। ठीक है, तो प्रणव ने तो कल क्लास भी नहीं लगाई थी, वेरी नाइस। तो हमने कल यही सीखा था बेटा, आंसर दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैन बी फाउंड बाय फाइंडिंग dy/dx। देखना बेटा, ये ना, इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ये बताया था आपको, इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस जिसमें एक फंक्शन आपको दिया होता है, ये y दिया हुआ है आपको, y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, और एक दूसरा फंक्शन हम निकाल लेते हैं, वी कैलकुलेट अ न्यू फंक्शन, एंड न्यू फंक्शन कैन बी कॉल्ड एज y डैश,
या dy बाई dx ऐसे भी लिख सकते हैं, ये dy बाई dx ही है, इट इज द सेम थिंग। तो मैंने आपको पहले भी बताया था डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस जिसमें एक फंक्शन दिया होता है और उससे एक नए फंक्शन को निकाला जाता है, और नए फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ ओल्डर फंक्शन। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव ऑफ ओल्डर फंक्शन। सबको समझ में आएगा बेटा? तो cos x इज डेरिवेटिव ऑफ, लेकिन मैंने आपसे पहले पूछा था कि इस नए फंक्शन का यूज क्या है, आपको तब तक नहीं पता था इस नए फंक्शन का यूज क्या है ना? अब आपको यूज पता चल गया। ठीक है, इसका यूज है कि जो पुराना फंक्शन है, मतलब जो पहले दिया हुआ है, अगर हम उसके ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप निकालना चाहते हैं, तो वो हम dy बाई डी एक्स से निकाल सकते हैं। देखना स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट, देखना स्लोप ऑफ द टेंजेंट किस पॉइंट पे बेटा? पाई बाई 3 पॉइंट पे नहीं, कौन से पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है? पाई बाई 3 वाले एक्स की वैल्यू पे। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू पाई बाई 3 पर निकालो, है ना, पाई बाई 3 पर। तो साइन एक्स का dy बाई डी एक्स कितना आएगा? यहाँ से dy बाई डी एक्स तो आ जाएगा cos x, cos x आ जाएगा। लेकिन हमें cos x की वैल्यू कहाँ पे निकालनी है? ऐसे जो सीधी लाइन लगा के ऐसे जो मैं लिख रहा हूँ उसका मतलब एट cos x एट पाई बाई 3, तो cos 60 डिग्रीज ये होता है 1/2, हाफ आएगा स्लोप 0.5, ये स्लोप आएगा। बिल्कुल ही आसान है, ठीक है, दिस वेरी इजी। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स। अगर मैं आपको कहूँ कि ओके बेटा फाइंड द स्लोप एट सम अदर पॉइंट, वो भी आप निकाल लोगे, है ना? चलो अब मैं आपको कहता हूँ ओके फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, सेकंड पार्ट फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो अब पता चला इस डेरिवेटिव का क्या यूज है, टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना। अब वो कहोगे टेंजेंट का स्लोप फाइंड करके क्या क्या उखाड़ लेंगे हम, बिल्कुल तो मीनार कम टू करनाल बाय डूइंग दैट। ठीक है, सो अब यही तो आपको समझना है, सारी फिजिक्स ही इसके बारे में है। क्योंकि फिजिक्स में अभी हमने मोशन वाले चैप्टर में क्या पढ़ा कि अगर पोजीशन और टाइम, जैसे हमने कल एनसीईआरटी का क्वेश्चन किया था, उसमें पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा था, ऐसा था कि नहीं? ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर मैं किसी भी टाइम पे टेंजेंट का स्लोप निकालता हूँ तो मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाती है। समझ में आ रहा है आपको? होल ऑफ फिजिक्स इज दिस। ठीक है, वेलोसिटी क्यों मिलती है? बिकॉज इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो फिजिक्स में हर फिजिकल क्वांटिटी, जैसे यहाँ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? वेलोसिटी, वो दूसरे का रेट ऑफ चेंज निकल आती है बहुत बार, मोस्टली। जैसे फोर्स इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। न्यूटन ने बताया था ये कि किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है अगर वो जानना है तो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को देखो, उसके मास को मत देखो, उसकी वेलोसिटी को मत देखो, उसकी एक्सीलरेशन को भी मत देखो, उसके मोमेंटम को देखो, वो टाइम के साथ किस रेट पर चेंज कर रहा है। ठीक है, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। दिस थिंग वाज टोल्ड टू अस बाय मिस्टर आइजैक न्यूटन। ठीक है, बिल्कुल ही आसान चीज है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टेंजेंट का स्लोप बनाना। और फिर मैंने आपको बताया ना, फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज तो ऐसी होती हैं जो टेंजेंट का स्लोप निकाल के निकलेंगी, दूसरी क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो मैंने आपको बताया था कुछ क्वांटिटीज, बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो एरिया अंडर अ कर्व निकाल के निकलती हैं। देखना, अगर y और x के बीच में ऐसा ग्राफ है, याद है आपको मैंने बताया था y और x के बीच में ऐसा ग्राफ है, अगर मैं मान लो यहाँ पर एक लाइन खड़ी कर दूँ, यहाँ पे एक लाइन खड़ी कर दूँ, और ये एरिया निकालने की बात करूँ कि ये एरिया कितना आएगा, तो फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज ये एरिया निकल के निकलती हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकली थी? एरिया ऑफ विच ग्राफ? वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। ऐसी वर्क होता है, वर्क भी फोर्स और पोजीशन कोऑर्डिनेट के ग्राफ का एरिया होता है। तो मतलब जो हम कर रहे हैं वो बहुत सही डायरेक्शन है, आप उसको करिए। तो मैं आपको दे दूं कौन से पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालना है, सेकंड पार्ट, एट वैल्यू ऑफ x इक्वल पाई। ठीक है, तो y अब देखो क्या है,
आप सुनते रहो, फिर आपके लिए करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। y इज इक्वल टू साइन एक्स के लिए x इज इक्वल टू पाई के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो। तो पहले हमने निकाला डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हमें हेल्प करेगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करने में, cos पाई, तो वो आ जाएगा -1। समझ में आपको? x इज इक्वल टू पाई, देखना बेटा x इज इक्वल टू पाई कहाँ पर है, ये रहा है ना, 0 पाई/2 पाई यहाँ पे। समझ में आएगा? -1, -1 का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप -1 है। ये मतलब नहीं है, और भी मतलब है, देखना थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज है। देखो कितना अच्छा हो, हमारे पास एक असली साइन कर्व हो, है ना। निकालते हैं। I hope it is large enough, the image which I am trying to take out. ओके, ठीक है, काम तो चली जाएगा अपना, ये ना बेटा। थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये साइन एक्स का ग्राफ है, देखिए आपको 90 डिग्रीज पे 1, ये एक्चुअल ग्राफ है जो सॉफ्टवेयर से बनाया हुआ है। हमारे पास भी सॉफ्टवेयर हैं जिससे हम ग्राफ जनरेट करते रहते हैं। देखना, अब इसमें हमने क्या कहा कि डेरिवेटिव निकालने का ये फायदा है कि आपको टेंजेंट का स्लोप पता चल जाता है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाता हूँ तो इस पॉइंट पे टेंजेंट बनेगी ऐसे। ये तो टेंजेंट नहीं आई, ये तो सीकेंट आ गई, है ना, ऐसे आएगी कुछ। ये भी सीकेंट आ गई, सॉफ्टवेयर में ऑटो करेक्शन है ना, वो पंगा कर सकती है ऐसे। हाँ, ये थोड़ा ठीक है, ये टेंजेंट बन गई, ठीक है। तो अब जो टेंजेंट बनी कौन से पॉइंट पे बनी, x इज इक्वल टू पाई पे। तो हमने निकाला dy/dx एट x इज इक्वल टू पाई। dy/dx cos x है, पाई के ऊपर cos पाई। बहुत सारे लोगों को लगा इसको -1 कैसे लिया, वो आपको पता होना चाहिए। मुझे मालूम है नहीं पता होगा, है ना। ये ऐसे है ना, कर दोगे इसको ये मेथड से। ये याद रख लो, cos 180 बहुत बार आता है, याद रख लो cos 180 डिग्रीज -1 होता है। तो इसका मतलब क्या है, 90 का ऑड मल्टीपल है तो चेंज। पहली बात, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। दूसरी बात, ये चेंज होगा क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, 90 इंटू 1। और फिर तीसरी बात, यहाँ साइन 90 आएगा, साइन 90 1 होता है। तो ये याद रखेंगे, cos 180 डिग्रीज इज -1। कोई मुझे बता सकता है बेटा इसके -1 होने का क्या महत्व है? -1 करके हम ये एंगल पता लगा सकते हैं कितना है, कितना आएगा वैभव, आपका देख लिया मैंने। कितना आएगा ये एंगल, कौन बता रहा है, चलो बताओ। बेटा जो स्लोप होता है, स्लोप एट x इज इक्वल टू पाई/2, इट इज ऑलवेज tan ऑफ थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, इंक्लिनेशन tan ऑफ थीटा, तो मतलब tan थीटा -1 आ रहा है। और ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल है। तो मैं आपको बता देता हूँ, tan ऑफ 135 डिग्रीज वो -1 होता है, तो ये एंगल 135 डिग्री एंगल आएगा। नेचर ने कितनी प्लानिंग की हुई है ना, साइन एक्स का अंदर जो पाई के ऊपर एंगल आएगा वो 135 डिग्रीज का आएगा, ठीक है। चलो, अब आपको और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी और उसका आगे यूज भी होगा। सपोज मैं आपको कहता हूँ कि पाई/2 पे टेंजेंट का स्लोप निकालो। अगर मैं पाई/2 पर टेंजेंट का स्लोप निकालता हूँ तो टेंजेंट ऐसे बनेगी, बिना कैलकुलेट किए लग रहा है कि नहीं ये जीरो आना चाहिए इसका स्लोप, क्योंकि ये कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, 0 डिग्रीज। और tan ऑफ 0 tan थीटा ही होता है ना स्लोप, ये तो याद है, कुछ बच्चे भूल गए होंगे, देखना। सम ऑफ द किड्स माइट हैव फॉरगॉटन, फॉरगेट दिस रेड कलर कर्व, भूल जाएं इसको, सिर्फ एक्स वाई एक्सिस को देखो। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ
तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, एंड स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज लिंक्ड टू इंक्लिनेशन थीटा बाय दिस फॉर्मूला और नॉट। ठीक है, याद है ना आपको? तो अगर मैंने x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर टेंजेंट बनाई, ठीक है, तो इस टेंजेंट का एंगल x एक्सिस के साथ 0 है। ठीक है, तो tan ऑफ 0 कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये जो हमने कल वाले से रिलेट किया, राइट? तो क्वेश्चन क्या था? पाई बाई 2 पर टेंजेंट का स्लोप निकालो। डेरिवेटिव के मेथड से देखना, dy बाई dx कितना है साइन x के लिए? cos x, y is equal to sin x. We want to calculate the slope of the tangent to this function at x is equal to pi by 2. So calculate at x is equal to pi by 2. X is equal to pi by 2. So cos pi by 2 means cos 90. Cos 90 is 0. Very easy. ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, देखना बेटा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो y इज इक्वल टू, अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूँ जिसको सीखना बहुत ही एसेंशियल है, नहीं तो जो आपने डेरिवेटिव सीखा वो वेस्ट जाएगा। सीबीएसई के लिए तो उतना बहुत है, कंपटीशन के लिए तो अभी शुरू भी नहीं हुआ डेरिवेटिव। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वाला मैंने करा दिया। अब इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स, देन हाउ डू वी कंप्यूट dy बाई dx? ये हमने लास्ट टाइम नहीं किया था, बिल्कुल भी किया था थोड़ा बहुत, इसके बारे में हमने नहीं किया था। क्वेश्चन कुछ और है प्रणव, क्वेश्चन ये नहीं है। ठीक है, चलो एनीवे, देखना बेटा, हाउ टू फाइंड dy बाई dx। आई थिंक मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था कि बेटा यहाँ पे जो साइन के सामने जो आता है उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन, पहले भी बताया था। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, डायमेंशन में बताया था। तो इफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन, अब देखो इसमें क्या है, इस इक्वेशन को देखकर हम कहेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इसको देख के हम कहेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो बट यहाँ पे जो साइन के आर्ग्यूमेंट है दैट इज नॉट x। व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन? द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन is 2x, but 2x can itself be regarded as another function of x, another function। ठीक है, 2x is another function of x। कहने का मतलब, कई बार जब आपको डेरिवेटिव लेना होगा, डिफरेंशिएशन करनी होगी, तो इंस्टेड ऑफ x, सिंपल वेरिएबल x बीइंग इन्वॉल्व्ड, सपोज आपको कैलकुलेट करना है dy बाई dx, तो x की बजाय, सिंपल वेरिएबल x की बजाय, इंस्टेड ऑफ सिंपल वेरिएबल x, यू कुड हैव अ फंक्शन ऑफ x इन्वॉल्व। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? तो अगर लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा बताया था, आई थिंक आई रिमेंबर आई टॉट अ लिटिल बिट, बट इसको थोड़ा सा आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो दिस डज नॉट लुक लाइक अ सिंपल वेरिएबल एट ऑल, so let us turn it into a simple variable. And I think I told you we can turn it into a simple variable by using a technique which we can call as substitution। substitution क्या होता है? हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देंगे z, अपनी मर्जी से। ठीक है, व्हेन यू इंट्रोड्यूस दिस न्यू वेरिएबल z, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? y इज अ फंक्शन ऑफ z। इस इक्वेशन को देख के हम क्या बोल सकते हैं? ठीक है, अब आप कहोगे z हमने क्यों लगाया, तो उससे हमारे पास डेरिवेटिव आने लग जाएगा। ट्रिक है, जस्ट टर्न 2x into a simple variable, don't let it be 2 times x। if it is x there is no trouble, डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया y is equal to साइन ऑफ 2x को हमने z कर दिया। दैट मीन्स वी हैव टेकन दिस सब्स्टिट्यूशन, हमने ये सब्स्टिट्यूशन किया, हमने 2x को z ले लिया। ठीक है, ये सबको समझ में आएगा? ठीक है, वी हैव टेकन दिस सब्स्टिट्यूशन। क्लियर?
अब यहाँ पे सिंपल वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं y और z, तो इस इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं कि पहले वाली इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ z, सो वी कैन कैलकुलेट dy बाई dz वेरी इजीली। कितना आ जाएगा, क्योंकि z सिंपल वेरिएबल है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यानी हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, वी कांट राइट like this will be totally wrong, you can't write this in this way, this will become wrong, understood? So what we do, we introduce a new variable z, such that z is equal to 2x, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये इसमें हम बोल सकते हैं कि z is a function of x, ठीक है। So if z is a function of x, we can compute the derivative of z with respect to x. How much will that be? It will be 2. अब आप इमेजिन करो मैं आपको कैलकुलस सिखा रहा हूँ और ये चीज़ पहले दिन सिखा दूँ, कुछ प्लानिंग है ना बेटा, उसी वजह से चलते हैं, ठीक है। चलो एनीवे, अब आपको हमें क्या निकालना था, व्हाट डू वी हैव टू फाइंड आउट हियर, बेसिकली वी वांटेड टू फाइंड dy बाय dx, राइट? सो बट वी डोंट हैव dy बाय dx एनीवेयर इन साइट, कहीं दिख रहा है आपको dy बाय dx? हमने dy बाय dz निकाल दिया और हमने dz बाय dx निकाल दिया। तो एक ट्रिक है, उस ट्रिक का रीजन नहीं बता रहा हूँ क्यों काम करती है, रीजन फंक्शंस पढ़ के पता चलता है। अगर मैं इसकी लेफ्ट साइड को इसकी लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दूं dy बाई dz इंटू dz बाई dx, तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, देखना, dy बाई dz इंटू dz बाई dx क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, ये तो सेम है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो फिर बताओ क्या आएगा, dy बाई dz इज हाउ मच, ट्वाइस कॉस ऑफ z, राइट, ट्वाइस कॉस ऑफ z, ये आंसर है। क्यों, क्योंकि ये dz कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा, dy बाई dx, ठीक है। अब ये कैंसिल क्यों हो सकता है, ठीक है, देयर इज नो सच थिंग एज कैंसिलेशन एक्चुअली, ये जब हम फंक्शंस पढ़ते हैं तब समझ में आता है, जब हम फंक्शंस की थ्योरी पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि इसको हम ऐसे कैंसिल करके क्यों दिखाते हैं और ये पूरी चीज dy बाई dx कैसे बन गई। पहले ध्रुव का क्वेश्चन सुन लेते हैं। हाँ बेटा बताओ ध्रुव तो प्लीज। क्वेश्चन ये वो dx आपने cos z के बाद जब वो dz by dx करा उससे मेरा ऑडियो चला गया तो मेरे को उसके आगे समझ नहीं आया, एक बार dz by dx के आगे कुछ बता दो। बता देते हैं, आप यहाँ तक देखो, यहाँ तक समझ में आया भी, यहाँ तक तो वीडियो में हम यस सर। हमेशा, हाँ वीडियो में हम हमेशा देख सकते हैं, और जो मैं अभी इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ ना, वो मैं 5 टाइम्स बताऊंगा और फिर 5 टाइम्स आपसे कराऊंगा, आज की क्लास का यही एम है। तो वी कैन मेक सब्स्टिट्यूशन, है क्या, एंड वी कैन सब्स्टिट्यूट 2x एज z, हमने 2x को z कर दिया, तो फिर यहाँ पे 2x की जगह z आ गया, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, y इज अ फंक्शन ऑफ z, ठीक है। अब once you write y as a function of z, then you can easily compute dy by dz from here, ठीक है। and once you have this substitution, that means z is a function of x, so you can write dz by dx from this equation, ठीक है। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, अब हमें करना है dy, हमें ना तो ये कैलकुलेट करना था ना हमें ये कैलकुलेट करना था, हमें कैलकुलेट करना था dy by dx। तो उसकी ट्रिक ये होती है, और मैं सभी को बता रहा हूँ कि ट्रिक का कोई रीजन नहीं बता रहा हूँ कि ये रीजन है, लेकिन ट्रिक ये होती है कि जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं dy बाई dz को और dz बाई dx को, तो मल्टीप्लाई करके d ये आ जाएगा 2 cos z, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू यहाँ रख दी और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अब इसमें वी कैन इमेजिन दैट दीज आर कैंसलिंग आउट, अंडरस्टूड, व्हाई दीज कैंसल आउट, दैट इज अंडरस्टूड by studying a topic called as theory of functions. So answer will come 2 cos z. So basically we have found dy by dx. dy by dx is 2 cos, पर z तो हमने अपनी मर्जी से लगाया ना, ओरिजिनल क्वेश्चन में तो कोई z था ही नहीं, तो नाउ इज द टाइम टू रिमूव z एंड पुट इट इक्वल टू 2x। तो अब आपके पास डेरिवेटिव आ गया,
ठीक है, ये आंसर है। अब अगर आपको मैं इसका ग्राफ बोलता हूँ बनाओ बेटा, इसका ग्राफ, इसका भी ग्राफ बहुत इजीली बन जाता है, बच्चे बना लेंगे या डेस्मोस से बना लेंगे। और मैं कहता हूँ कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालो, तो इसमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट इससे आएंगे, इससे, ये 2 यहाँ पे अलग से आएगा। अगर हम इसको सीधा ही ऐसे कर देते cos 2x, तो गलत आंसर आते टेंजेंट के स्लोप के सारे। 135 डिग्रीज एंगल जहां आने थे वहां कुछ नहीं आता, कुछ गलत आता। आप समझ रहे हो मेरी बात? सो वी हैव टू लर्न दिस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट, हाउ यू डू सब्स्टिट्यूशन एंड कैलकुलेट द डेरिवेटिव्स। ठीक है, किसी को भी नहीं आया तो पूछ लो, जैसे ध्रुव ने पूछा है, सबसे बेस्ट यही है, लाइव क्लास का पर्पज ही है, नहीं तो वीडियो ही देख लें। ठीक है, तो जो भी नहीं आया आप इसमें पूछो। हाँ, टेक्नोलॉजी की फ्लॉ से है वो, वी विल टेक केयर ऑफ दैट, वो वीडियो वगैरह देख के होगा। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, लेट मी गिव यू एन इजी क्वेश्चन। फर्स्ट, cos ऑफ x square plus 2x, ठीक है, एंड व्हाट इज द एम, फाइंड dy by dx। चलो बेटा शाबाश, आप लोग सब ट्राई करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर you all to try. Some of you will be able to do it very easily because you have done derivative before. Others are new, so please don't send the answer straight away. Just compare your answer at home whether you got it correct or not. Don't send the answers anyone please. बच्चे फिर ट्राई नहीं करते। cos का जो आर्ग्यूमेंट है वो x नहीं है। ठीक है बेटा, cos का आर्ग्यूमेंट x नहीं है तो उसको, वो सिंपल वेरिएबल नहीं है। cos का आर्ग्यूमेंट इज नॉट अ सिंपल वेरिएबल, so let us make it a simple variable with this substitution. We have substituted x is equal to, z is equal to x square plus 2x. Now we have got two equations. फर्स्ट इक्वेशन से dy by dz कैलकुलेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिकॉज डायरेक्ट फॉर्मूला विल अप्लाई। सेकेंड इक्वेशन से z इज अ फंक्शन ऑफ x, तो dz by dx कैलकुलेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिकॉज वी हैव टू स्ट्रेट अवे अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड dy by dx, तो हम dy by dz को, मतलब इसको dz by dx से, मतलब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dz विल वैनिश, और dy by dz की वैल्यू कितनी है, ये माइनस साइन z मल्टीप्लाइड बाई dz by dx, 2x plus 2, लेकिन keep it in the brackets। ठीक है, and then we have got on the left hand side, we have got dy by dx as what, minus 2x plus 2 पहले लिख देते हैं, और साइन, अब ओरिजिनल क्वेश्चन में z तो था ही नहीं, हमने अपने आप से लगाया था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। सो नाउ दिस इज द डेरिवेटिव, ठीक है, ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। ये अगर y है तो उसका डेरिवेटिव ये आएगा। ठीक है, अब इनको फ्लो में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक दो क्वेश्चंस और देते हैं आपको। ठीक है, चलिए शाबाश, हाँ पूछो बेटा, पूछो पूछो, शाबाश। सर हमने cos z को माइनस साइन z करने के लिए उसका डेरिवेटिव नहीं लिया, उसका डेरिवेटिव लिया ना हमने, इसका डेरिवेटिव लिया हमने, cos z का डेरिवेटिव लिया, तभी माइनस साइन z हुआ है ना। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो तभी तो फिर डी डी एक्स बाई डी जेड इक्वल्स cos z नहीं होगा। नहीं, अब आपने एक बार सब्स्टिट्यूशन यूज कर दी, देखना आपने इसको z बना दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को z बना दिया, तो अब इसको भूल जाओ, x को भूल जाओ। ठीक है, इस इक्वेशन को देखना है, सिर्फ ये वाली इक्वेशन को। ठीक है, अब इसमें y और z दो चीजें हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो यहां से हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है z और डिपेंडेंट वेरिएबल है y,
इंस्टेड ऑफ z being x, नाउ इट इज अ न्यू वेरिएबल z, ठीक है। तो dy by dx नहीं लिखेंगे, dy by dz आएगा, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ z, ठीक है। तो फिर cos z का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन z, ठीक है। तो सिर्फ आपने इसको करते समय इसका डेरिवेटिव, इसमें डिफरेंशिएशन लगाते समय आपने इसको बिल्कुल नहीं देखना, दोनों इक्वेशंस को, उनका कोई यूज नहीं है। यू जस्ट इमेजिन कि आपका एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, ये एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है जिसमें y इज अ फंक्शन ऑफ z। जैसे अगर मैंने आपको दिया इसका बेटा, हाँ तो इसका मतलब ये है कि हमें जो ये जो साइड में z ये dz by dx है, हर क्वेश्चन निगलेक्ट करना है। निग्लेक्ट नहीं हुआ ना, अभी टेम्परेरली निग्लेक्ट हुआ ना, इतना काम करने के लिए, यहाँ से तो यहाँ तक करना आने के लिए पड़ेगा, इसका कोई यूज नहीं है। हाँ हाँ, तो हम cos z पॉजिटिव, को माइनस साइन कर रहे हैं। हाँ बस इतना करने के लिए, यहाँ तक आने के लिए इसका कोई यूज नहीं है पहले वाली इक्वेशंस का, ठीक है। आगे इनका कोई यूज नहीं है इस पार्ट में, ठीक, क्लियर है, ठीक है। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, अपने आप में एक अलग थलग क्वेश्चन है कि अगर y cos z है तो dy by dz कितना होगा, तो वो इतना होगा, ठीक है। अब इसका काम ओवर हो गया। अब यहां से ये एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है कि z इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और प्लस 2x। तो यहाँ पे इसको करते समय इनको भूल जाओ, इनका कोई यूज नहीं है, ठीक है, दे आर टोटली इंडिपेंडेंट। तो देन z इज अ फंक्शन ऑफ x, सो दैट मीन्स वी कैन कंप्यूट dz बाई dx। इसको कवर करने के लिए आप याद करो, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर m को हम ऐसे लिखते हैं एन स्क्वेयर प्लस 2n, है ना, तो इसमें dm बाई dn कितना आएगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है ये, तो dm बाई dn हम निकालेंगे तो वो dy बाई dx की तरह से ही काम करेगा ना। तो dm बाई dn इज इक्वल टू, मैं माउस से लिख रहा हूँ थोड़ा सा, 2n प्लस 2, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा। चलो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा, बाकी कुछ नहीं है। तो ये निकल गया और ऐसे ही अलग से ये निकल गया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो dz खत्म हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में, ये देखो यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। अब ये खत्म क्यों होता है उसकी कोई रीजनिंग नहीं मैं बता रहा है, बस dy बाई dx बच जाएगा, वो इतना आ जाएगा dy बाई dx, तो वो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने और फिर उससे आंसर बन जाएगा। तो मैथ्स में एक बड़ी अच्छी चीज़ है बेटा, देखो जब LKG UKG में बच्चे को ना ऐड सिखाते हैं ना, एडिशन सिखाते हैं कि 2+3 कैसे करना है, तो बच्चे को ना मीनिंग नहीं बताते हैं उसका कि 2+3 को 5 करने का मीनिंग क्या है, मीनिंग के बारे में बॉदर नहीं करते। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन सिखाते समय उनको टेबल से याद करा देते हैं कि 2 3 6 होएगा। वैसे ही मैं आपको कर रहा हूँ कि मैं आपको डेरिवेटिव का मीनिंग एकदम से नहीं बता रहा हूँ पूरा, धीरे धीरे अब तो खैर पता चल गया। आपको पहले सिर्फ ऑपरेशन सिखाया कि ऑपरेशन ऐसे होगा, काम ऐसे होगा इसमें से, ठीक है। चलो आई होप अभी क्लियर, अभी नहीं आए तो फिर बताना, एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू, इजी दे दे, tan ऑफ साइन x, ये क्या हो गया, tan के सामने sin x लिखा हुआ है हमने, है ना, tan के सामने sin x, और आपको कहा है कि आप dy बाई dx निकालो, तो फिर कैसे निकलेगा dy बाई dx, है ना। तो tan के सामने ये तो ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड dy बाई dx, ठीक है। लेकिन हमें सब्स्टिट्यूशन यूज करनी पड़ेगी, इसको हम सिंपल वेरिएबल बनाते हैं बिकॉज ये क्या है, इट इज itself a function of x, let us turn it into something z, z कर दो, z की जगह आप u v t कुछ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, tan z, तो z कितना आ गया, z को हमने sin x लिया। अब बाकी चीजों को भूल के इसको देखेंगे, here y is a function of z, so we can easily compute dy by dz। डायरेक्ट फॉर्मूला है, tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर होता है, पर z आएगा यहाँ z इज अ फंक्शन ऑफ x, dz बाई dx कितना आएगा, cos ऑफ x आएगा। अब आपको मालूम है कि जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो dz dz के साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, dy बाई dx। तो मतलब आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो secant स्क्वायर z मल्टीप्लाइड बाई cos x, बट z was nowhere in the original question, z को हटाएंगे, कितनी है z की वैल्यू, हमने लिखी होगी ऊपर, z इज इक्वल टू साइन एक्स, तो z इज इक्वल टू साइन एक्स, so this becomes the answer।
यू कैन कॉपी इट डाउन स्लोली, देयर इज नो प्रॉब्लम। आराम से कॉपी कर लो, अगर नहीं आया तो मुझे बताओ, इसको एक बार ध्यान से कॉपी कर लो। टैन का जो हमने आगे आर्ग्यू, क्योंकि ये बेटा अगर ये चीज़ नहीं सीखी तो फिर कंपटीशन वाली एक्सरसाइज कैसे करोगे? ठीक है, डिफरेंशिएशन तो सीखना ही पड़ेगा। आप देखो अब मेंस में आईआईटी में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। हो गया बेटा, कॉपी हो गया सबका? चलो ठीक है, आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड। इसको देखेंगे बेटा सभी लोग। देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2x प्लस 4। ठीक है, व्हाट इज द एम? अगेन द सेम, फाइंड dy बाई dx। चलिए शाबाश, करके दिखाइए। अगेन यू गॉट टू यूज सब्स्टिट्यूशन। इसमें ई की जो पार है बेटा, वो पार ही आर्ग्यूमेंट होती है ई की। ठीक है, अगर ई की पार एक्स होती ना तो बहुत अच्छा होता। तो मतलब अगर यहाँ एक्स होता, पर ये एक्स की जगह क्या है? एक्स की जगह खुद एक एक्स का फंक्शन है, तो इसको आप जेड ले लो। मतलब ये सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, आगे हो जाएगा। ठीक है, इसको आप z ले लो, दैट्स ऑल। वंस यू टेक इट एज z देन इट बिकम्स वेरी इजी टू डू इट। हाँ जी, ओपनली आंसर किसी को नहीं बताना अभी। ठीक है, तो dy बाय dz निकालेंगे इस इक्वेशन से। y इज अ फंक्शन ऑफ z, फॉरगेट अदर इक्वेशन। dy बाय dz कितना आएगा? e रेज टू द पावर z। ठीक है, और यहाँ से z इज अ फंक्शन ऑफ x, तो dz बाई dx आएगा 2। ठीक है, dz बाई dx आएगा 2। प्लीज डोंट सेंड आंसर्स। ठीक है, वी विल सी व्हेन आंसर्स आर टू बी आस्क्ड। तो अब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मालूम ही है, dz कैंसिल हो जाएगा और dy बाई dx कितना आएगा? वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा ट्वाइस e रेज टू द पावर z, बट z हैज टू बी टेकन अवे बिकॉज इट वाज आवर ओन इन्वेंशन। तो ये आंसर आ जाएगा, दिस इज द आंसर। बिल्कुल ईजी है कि नहीं? कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और फिर आगे भी प्रैक्टिस होती रहेगी। मैंने आपको कहा ना, ये हर जगह आएगा। आज आज नहीं करना है, आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आप मोशन की फर्स्ट वर्कशीट सॉल्व करोगे, उसमें भी 10 जगह यूज होगा। फोर्स करोगे, उसमें भी यूज होगा। वर्क एनर्जी करोगे, उसमें भी यूज होगा। जब हर जगह कोई चीज यूज होनी है तो उसकी प्रैक्टिस हो ही जाएगी ना आपकी, तो डोंट वरी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर साइन ऑफ x। चलो इसमें करके दिखाओ कि dy बाई dx क्या बनेगा। हाउ मच शुड दिस बी नाउ? धीरे धीरे करो, कोई जल्दी नहीं है, हमें अच्छे से सीखना है। ठीक है, सेम है ना बेटा कुछ? देखो इसमें भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है। अगर ये e की पावर x होता तो ये कितना इजी हो जाता, लेकिन पावर में x ना होकर क्या है, x का एक और फंक्शन है।
तो हम इसको x की तरह से z बना देते हैं। मतलब ये दिस शुड इंस्टेड ऑफ बीइंग अ फंक्शन ऑफ x इट शुड बिकम अ सिंपल वेरिएबल। सो लेट्स मेक इट z। ठीक है, तो हमने सब्स्टिट्यूशन यूज की z इज इक्वल टू साइन ऑफ x। ठीक है, अब यहां से हम क्या कंप्यूट कर सकते हैं, बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ z सो वी कैन इजीली कंप्यूट dy बाई dz। कितना आ जाएगा, e टू द पावर z। अंडरस्टूड। और यहां से हम क्या कंप्यूट कर सकते हैं, dz बाई dx, बिकॉज इसमें z इज अ फंक्शन ऑफ x, so we compute dz by dx, so that will be cos of x. Now what do you do, अब because we want to find dy by dx, so you just multiply this with this. Upon doing that, dz will cancel out and you will be left with dy by dx, e raised to the power z into cos of x, but z हम अपने आप से लेके आए थे, z क्या था, z था sin x, तो sin x cos of x, ये आंसर है, e raised to the power sin x into cos x। चाहे आप ऐसे लिखो, ठीक है, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, कैसे भी लिख दो। ठीक है, तो बहुत इजी है। तो आपको सब्स्टिट्यूशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस दिया है ना, और भी है बेटा इसमें, जितनी करोगे प्रैक्टिस उतनी ही कम है। यू कैन डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इवन मोर यू कैन डू। देखना, तो एक और देते हैं, तो y इज इक्वल टू log ऑफ 2x प्लस 9। अगर मैं यहाँ कुछ नहीं लिखता हूँ तो यहाँ पे e लिख देता हूँ। चलो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है, लॉग क्या बताया था मैंने आपको, बेटा मेरे लिए तो बहुत ही आसान है, मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं मैं आपको एक लॉग का लेक्चर भेज दूंगा आधे घंटे का, आपको सबको लॉग अच्छे से आ जाएगा। और लॉग का लेक्चर भेजने के बाद तो उसके बाद मैं आपकी एक अलग से क्लास भी ले लूंगा लॉग की। ऐसा कुछ नहीं है जिन्होंने बच्चों ने पहले लॉग नहीं पढ़ा। तो इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स कि आप लॉग देखें और फिर मेरे साथ आधा घंटे की क्लास लगाएं, संडे को हम कर देंगे। यू जस्ट सेंड मी अ व्हाट्सएप, मैं आपको लॉग की क्लास का लिंक भेजता हूँ, आप उसको सुनो, फिर उसके बाद मेरे से आधा घंटा डिस्कस करना। आपको लॉग से कभी डर नहीं लगेगा, कभी भी नहीं। 10-15 क्वेश्चंस देने पड़ेंगे बस आपको वर्कशीट से। एम क्या है इसमें, क्वेश्चन तो दिया ही नहीं, बताइए आपको, फाइंड dy बाई dx। सो जस्ट सी दिस फर्स्ट, है ना, देन यू डू इट। बेटा अगर log ऑफ x है टू द बेस e, इसको पढ़ना ही ऐसे, log ऑफ x टू द बेस e। ठीक है, तो देन dy बाई dx हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/x। why this formula is there, forget about it, we are not proving it, कैलकुलस की बुक्स में प्रूव करते हैं। ये लॉग का आर्ग्यूमेंट है, जो लॉग के सामने आया है वो उसका आर्ग्यूमेंट कहलाता है। तो इसमें जो आर्ग्यूमेंट है, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ सिंपल वेरिएबल, इट्स अ कॉम्प्लेक्स टर्म इन्वॉल्विंग दैट वेरिएबल। एक सिंपल x होने की जगह x का कुछ फंक्शन है, उसमें एक एक्सप्रेशन है x की। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट 1/x नहीं कर देंगे। इसमें अगर हमने डायरेक्ट ऐसे कर दिया कि dy बाई dx इज 1 दिस थिंग, तो देन दिस विल बी रॉन्ग। ठीक है, वी कांट डू लाइक दिस। सो व्हाट डू वी डू, क्या करेंगे बताओ, हम इसको सिंपल वेरिएबल बना देंगे। कैसे बनाएंगे, हम इसको सब्स्टिट्यूशन यूज करके इसको z लिख देते हैं। हम ये सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं, z इज इक्वल टू 2x प्लस 9। सो नाउ y इज अ फंक्शन ऑफ z and here z is a function of x। Okay, so we have two different functions now, y a function of z and z a function of x। Okay, so from the first equation we can find dy by dz very easily। how much will that be, अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा 1/z, and then from here we can find dz by dx, that will be equal to 2। क्लियर, ये भी आसान है। आगे क्या करना है बेटा, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप है dy बाई dx, मतलब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो dz दोनों से कैंसिल हो जाएगा और 2/z
z आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा। अब z को हटा देंगे, ये आ जाएगा। सो dy by dx becomes equal to this. अंडरस्टूड? ठीक है, तो आज मैंने आपको थोड़ा सा मुश्किल कैलकुलेशंस करनी बताई हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी एक एप्लीकेशन देता हूँ, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। और फिर आप देखना जो आपकी मोशन की फर्स्ट असाइनमेंट आएगी उसी में ये सब आता है कि नहीं। तो लिखो, राइट डाउन द क्वेश्चन। इफ पोजीशन कोऑर्डिनेट x, ऐसे लिख दो, इफ पोजीशन x varies with time t, if position x varies with time t according as, if position x varies with time t according as if position x varies with time t according as ठीक है, find velocity as a function of time, find velocity as a function of time if x varies with time t, अगर x टाइम के साथ चेंज कर रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ठीक है, देन हाउ डू वी फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसमें आप ये मान सकते हो कि मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बता रहा हूं आपको इसका डिटेल क्या। इसमें ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दैट इज गिवन टू अस। ये ब्रैकेट टी लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो, ये आपको दी हुई है। अब आप कहोगे हमें कुछ नहीं पता चल रहा है ये क्या है, कोई बात नहीं, उसको पता करना नहीं चाहिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप डेस्मोस यूज़ करके इसका ग्राफ बनाओगे तो बहुत इजीली इसका ग्राफ बन जाएगा और उससे काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। जैसे अब जीरो टाइम की पोजीशन तो सब लोग निकाल सकते हैं, क्या उनको कौन बताएगा जीरो टाइम की पोजीशन क्या आएगी? जीरो टाइम के ऊपर पार्टिकल कहाँ पर है बेटा, यही तो निकालना है आपको। एक्स जीरो क्या आएगा? 4, 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर 0, ई रेज़ टू द पावर 0 कितना आएगा? 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। तो जीरो टाइम के ऊपर पार्टिकल कहाँ पर है? ओरिजिन पर। ठीक है, पार्टिकल कहाँ पर है? यहाँ पर। जीरो टाइम 0 सेकेंड्स के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स ब्रैकेट 0 इज 0। हाँ, जब टाइम आगे जाएगा तब कुछ चेंज होगा। ठीक है ना, देखना मैं थोड़ा सा आपको अगर बता दूं, क्योंकि ना अगले वीक आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, फिर समझ में नहीं आएगा। 1 माइनस, देखना इसको अगर हम ऐसे लिख दें तो ये क्या कुछ गलत होगा? 2t² नहीं होगा। तो अब टाइम 0 से आगे गया तो ये वाली चीज, ये वैल्यू देखा, ई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? ई की वैल्यू अराउंड 2.7 रफली, है ना। तो अगर मैं टी को 1 भी लेता हूँ तो ये तो 2.7 रेज टू द पावर 2 आ गया। 2.7 का स्क्वायर आप देख लो कितना आ जाएगा, है ना, 5 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का 5.3 लगा लो अप्रोक्सीमेटली। तो कहने का मतलब ये जब 5.3 हुआ तो ये 1/5.3 ये अराउंड 0.2 हो गया, तो ये पूरा 0.8 हो गया। 0.8 मतलब ये x की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, ये समझना आपको। मतलब मेन रफ आइडिया लेना जरूरी होता है कि इसका मतलब क्या है। और टाइम अगर 1 सेकेंड ले, 2 सेकेंड ले, अगर आप अपने आप से कुछ आइडिया नहीं ले रहे हो जो गिवन फंक्शन है उससे, तो आपको उस प्रॉब्लम में कम समझ लगेगी थोड़ी सी, है ना। तो रफ आइडिया लेके आप देख सकते हो कि ई कितना है, रफली 2.7। टी 1 सेकेंड ले लें तो ये 2.7 का स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर होता है 9, 2.7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 7.29। और ये 1/7 ले लो अप्रोक्सीमेटली, है ना, तो 1/7 कितना आ जाएगा? रफली देख लो 6/7, है ना। तो रफली आप निकाल लोगे तो ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी एक्स की। ठीक है, वैसे में आइडिया मैंने पहले 5.29 ले लिया था, इसको 7.29 लेना था t = 1 में।
तो कहने का मतलब ये है कि जब टाइम आगे जाएगा तो एक्स, ये पार्टिकल थोड़ा आगे जाएगा कहीं, ठीक है, ऐसे कहीं मूव करेगा, ठीक है। अगर टाइम इसमें इनफाइनाइट कर दें तो देखना, ई रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी, इसमें टी को इनफाइनाइट कर दें, बहुत ज्यादा हो गया, मान लो 1000 सेकेंड ही हो गया, अगर मान लो टाइम 1000 सेकेंड ही हो गया, तो 2.7 रेज़ टू द पावर 1000 का स्क्वायर, और अब देखो आप ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, मतलब दिस विल बी इन करोर्स, लैक्स, मिलियन, बिलियंस, तो 1 अपॉन this becomes, so this becomes very small, 0.0000, I don't know how many zeros will come, तो x नियरली 4 हो जाएगा, एग्जैक्टली तो नहीं होगा 1, अगर मैं इसको 1000 सेकेंड ले लूँ ना टाइम को, तो x will very nearly be equal to 4, 3.99999999, I don't know कहाँ पे 8 आएगा फिर, तो मतलब कहने का ये है कि आपको पता होना चाहिए हो क्या रहा है, तो ये x is equal to 1 2 3 4, तो हमें तो ये सब जानने की जरूरत नहीं है, in order to do differentiation we don't need to know all these things, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि t को 0 लेकर, t को 0 लेकर और t को बहुत ज़्यादा लेकर, जैसे 1000 या 10,000, ठीक है, हम ये रफ आइडिया लगा सकते हैं कि हो क्या रहा है, बॉडी जा कहाँ रही है, 4 से आगे तो वो कभी भी नहीं निकल पाएगी, चाहे आप टाइम को कितना भी बढ़ाते जाओ, 4 से आगे नहीं निकलेगी बॉडी, ये उसकी अपर लिमिट है, क्योंकि x उससे ज़्यादा होगा ही नहीं, ठीक है, टाइम को चाहे 1 करोड़ सेकंड्स कर लो, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि जब आपको कोई फंक्शंस दिए होंगे, और आपकी जो फर्स्ट असाइनमेंट आएगी, जो आज भी दे सकते हैं और अगले वीक भी दे सकते हैं थर्सडे को, ठीक है, उसमें आपको ऐसे बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे आपको इस टाइप के, यू विल फाइंड मैनी थिंग्स ऑफ दिस टाइप देयर, आईआईटी के एग्जाम में, मेंस में, सीबीएसई, नीट में भी मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चंस, तो मैंने थोड़ा सा बताया, ये सब करने की जरूरत नहीं थी हमें, जो मैंने बताया, बस आपको ये जानने की जरूरत थी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज फाउंड बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, आपको तो ये रेड वाला पार्ट करना था, नॉट एनी ऑफ दिस, ठीक है, तो अब ये वेलोसिटी डी आती है डी बाई डी टी ऑफ एक्स, दैट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ 4 को अंदर लिख लो मल्टीप्लाई करके, क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है, 4 को अंदर लिख लो, अब डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं बेटा, डी बाई डी टी ऑफ 4, रेट ऑफ चेंज ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0, ये कांस्टेंट है, ये बाहर चला गया, तो इसको बाहर लिख लो, डी बाई डी टी ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, आप अपने आप से घर में खुद थोड़ा सा सोचना, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, अभी इस बार नहीं बताऊंगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये बेटा इतना आ जाएगा -4, ये तो ऐसे कैसे आया, ई रेज़ टू द पावर माइनस 2t स्क्वायर, और अगर हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे तो इसके साथ आपको -4t और लिखना पड़ेगा, अब ये कैसे आया मैंने बताया नहीं अभी, अभी मैं बताऊंगा आपको, तो थोड़ा सा बताऊंगा, 16t, जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 16t बन जाएगा, 16t ई रेज़ टू द पावर माइनस 2t स्क्वायर, तो ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गई, ये हमें निकालनी थी, इसमें भी सोच लेना कि क्या चीज़ हो रही है, ठीक है, चलो एनीवे, तो आगे देखेंगे बेटा, तो थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको, ठीक है, तो इसको लिख लेंगे, लेकिन ये मैंने आपको नहीं बताया ये कैसे आया, ठीक है, वो बता देंगे अभी आपको, 2 मिनट रुकेंगे, ठीक है, तो ये आपको देखना है, थोड़ा सा मैं यहाँ लिखता हूँ, सपोज अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इफ y इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर माइनस 2t स्क्वायर, कंप्यूट डी वाई बाई डी टी, यही तो हमने यहाँ किया है, देखना यहाँ पे हमने क्या निकाला है, अगर इसको मैं y मान लेता हूँ तो आपको डी वाई बाई डी टी निकालना है, ठीक है, तो बस उसको वैसे ही करेंगे, y इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर z इज इक्वल टू माइनस 2t स्क्वायर, जब आप ऐसे करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, चलो थोड़ा सा ये हार्ड हो गया आप लोगों के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कन्विंस करना चाह रहा था कि क्यों इस चीज़ को करना आपके लिए ज़रूरी है, वाई इट इज़ नेसेसरी टू डू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, तो वैसे तो हम कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे के ही छोड़ूंगा आज, मैं और भी करा सकता हूँ आपको, लेकिन आज डेरिवेटिव इतना ही करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर हम दोबारा आएंगे, मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा नेक्स्ट, है ना, कि आपको सब्स्टिट्यूशन ही यूज ना करनी पड़े, यू डोंट नीड टू डू सब्स्टिट्यूशन, चलो एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन और दे के छोड़ते हैं,
एक करा देता हूँ और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा आपको, देखना बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन जो ये अभी हम पहले यहाँ करते हैं, सपोज मैंने लिखा y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ x, और आपको कह दिया कि dy बाई डी एक्स निकालो। चलो 5 मिनट्स इसके बारे में सोचो। y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ x। जितना आपको चाहिए मैं उससे थोड़ा ज़्यादा करा कर छोड़ दूंगा, बस हल्का सा। हो गया, वेरी गुड। आंसर ना भेजो अभी, ठीक है, वेरी गुड। शाबाश, टेक योर टाइम। सब्स्टिट्यूशन करनी है। हिंट दे देता हूँ कि 2 नए वेरिएबल्स आएंगे इसमें। पहले सिर्फ z आ रहा था ना, इसमें 2 आ जाएंगे नए। मुझे याद आ गया, एक चीज हमारी इस क्लास में रहती है, वो अभी करा रहा हूँ आपको, ठीक है। हम्म, ठीक है बेटा, आपने सोच लिया है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बता दूं, ये चीज x की तरह से कुछ होती तो काफी अच्छा होता, क्योंकि हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे। तो मतलब मैं क्या कर दूंगा, मैं ऐसे लिख दूंगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हमने z रख दिया। अब यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ, ठीक है, यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ, बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ z, सो आई कैन इजीली फाइंड dy बाई डी जेड। ठीक, यहां से z इज अ फंक्शन ऑफ x, बट डेरिवेटिव निकालना थोड़ा मुश्किल है। अगर ये कुछ सिंपल कोई चीज होती है ना, जैसे मान लो ये t रख देते हैं हम इसको, है ना, मतलब हम ये सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं, t इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। तो अगर आपने log ऑफ x को t ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, ये तो सेम ही है, ठीक है, समझ में आपको। इसमें फिर सब्स्टिट्यूशन लगेगी दोबारा, एक नया वेरिएबल। डोंट फॉदर अबाउट कि टी इज टाइम और व्हाट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम है वो तो बस। तो हमने log x को t कर दिया। अब इसको देख के हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, z इज अ फंक्शन ऑफ t, क्योंकि हमने log x को t कर दिया। तो यहां से हम dz बाई डी टी निकाल सकते हैं कि नहीं, माइनस साइन ऑफ t। लिख लो बेटा एक बार सब लोग आराम से, कोई जल्दी नहीं है। सबसे पहले हमने cos log x को z पुट किया, तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू साइन ऑफ z।
ठीक है। अब y इज इक्वल टू साइन ऑफ z में y इज अ फंक्शन ऑफ z, तो हम dy बाई डी जेड डायरेक्टली निकाल देंगे। वो क्या आ जाएगा, cos ऑफ z, और z इज इक्वल टू cos ऑफ log x को करना मुश्किल है, तो हम log x को t पुट कर देंगे। log x को t लेने के बाद cos t आ जाएगा, तो dz बाई डी टी आ जाएगा माइनस साइन टी। लास्ट वाले से क्या आएगा बेटा, तो इसमें विदाउट टेलिंग आई एम जस्ट सेइंग दैट यहाँ पे डेरिवेटिव इज टू द बेस e, तो डी टी अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स। ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया, कैसे हो गया देखो आप, अगर हम इसको लें और इसको मल्टीप्लाई कर दें इससे, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दें इससे, तो मतलब तीन चीजें मल्टीप्लाई होगी, तो cos ऑफ z मल्टीप्लाई हो गया माइनस साइन ऑफ t से, मल्टीप्लाई हो गया 1 अपॉन x से। अब आप इसको देखो, dz से खत्म हुआ, dt से खत्म हुआ, और बचा क्या हमारे पास, यही बच जाएगा जो हमें चाहिए। जो हमें चाहिए वो चीज़ बची कि नहीं, dy बचा और dx बचा, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स कितना आ गया, ध्यान से देखना, cos ऑफ z आया, z तो कहीं था ही नहीं, हमने लगाया था, ये देखो z, cos ऑफ log ऑफ x, फिर इस साइन का जो माइनस साइन है इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, साइन ऑफ t, लेकिन t तो था ही नहीं, t तो हमने लेके आए थे, तो हम इसको log ऑफ x टू द बेस e कर देते हैं, और नीचे मल्टीप्लाई में क्या है x, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा। देखो देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करनी है आपको दो बार सब्स्टिट्यूशन करनी है, दैट्स ऑल। अंडरस्टूड। जो मैंने आपको क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं उनको भी कर लोगे तो वो 12th तक के लिए सफिशिएंट है। 12th के बच्चों को भी करनाल में आते नहीं होंगे, अभी जो कंपटीशन है इस कर रहे ना, और उस वजह से वो फिजिक्स में कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। 30 में से उनका 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करने का भी चांस नहीं है। जो इसको कर लेता है वो 30 में से 30 कर सकता है, बस यही मेन स्टोरी है, और उसी को सारे डेरिवेशन समझ में आएंगी। तो थोड़ा सा इसको करना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको वीडियो में देख लेना प्रॉपर क्लिप पर जाके, जहाँ पे आपको मुश्किल लगे। आई होप आपने कॉपी कर लिया अभी। ठीक है, तो बिकॉज आई हैव टू मूव स्लो, आई एम ट्राइंग टू गो एज स्लो एज आई कैन, अदरवाइज मैं तो ये अर्ली कर दूंगा क्योंकि आप ही कर देंगे थोड़े दिन बाद, ऐसा नहीं कि मैं कोई आई एम अ चैम्प, आई एम जस्ट सेइंग दैट एनीवन विल बी एबल टू डू वंस दे प्रैक्टिस सफिशिएंटली। हाँ ठीक है, चलो थोड़ा सा फिर एक जो चीज़ हमारी रहती है जल्दी से उसको भी कवर करेंगे, फिर आप मुझे कभी ये नहीं कहोगे कि सर ये चीज़ आपने बताई नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ मिलेगी नहीं आफ्टर वी डू दिस। देखना थोड़ा सा एक चीज़ है, देखना बेटा, अगर मैंने लिखा y इज इक्वल टू, थोड़ा सा रह गया हमारे पास, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x का स्क्वायर रूट, क्या एम है, dy बाई डी जेड निकालना। तो एक्चुअली जब हम यहाँ पे करते हैं बेटा, तो इसमें भी ना दो फंक्शंस की मिक्सिंग हुई है। मिक्सिंग कैसे हुई है देखो, रूट साइन एक्स का मतलब है 1/2, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, और हमें निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये निकालना डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें क्या दो फंक्शंस की मिक्सिंग कैसे हुई है, क्योंकि अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 होता है, इसको हम बोलते हैं एल्जेब्राइक फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन तो नहीं है क्योंकि x की पावर 1/2 दी हुई है, पॉलिनोमियल्स में x की पावर होल नंबर्स ही हो सकती है ना, तो फ्रैक्शन नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये आएगा भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, इट विल कम अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट चैप्टर्स। क्या किया जाएगा, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको x की तरह से, मतलब कुछ लगे ये सिंपल वेरिएबल लगे, इसको ये सब्स्टिट्यूशन से करना होता है।
आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा इससे करना होता है, यही केसेस हैं और कुछ है ही नहीं, तो इसको याद कर लेंगे। साइन एक्स रेज टू द पावर 1/2, साइन एक्स को हमने z पुट कर दिया, अब बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल लेंगे dy बाई डी जेड, जो सबको पता है कितना आने वाला है, 1/2 नीचे और z की पावर -1/2, और यहाँ से बेटा dz बाई डी एक्स कितना आएगा बताओ, cos x आ जाएगा। ठीक है, cos x, अब इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स ऑल। तो dz तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, dy बाई डी एक्स। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, cos x मल्टीप्लाइड बाई z टू द पावर -1/2 डिवाइड बाई 2। z was nowhere to be seen in the original question, तो वो तो ठीक है, z को हम नीचे भी ले जा सकते हैं कि नहीं, z को नीचे भी ले जाएंगे। अब z को रिमूव कर देंगे टू गेट द फाइनल आंसर। z रेज टू द पावर 1/2 इज रूट ऑफ z, हाउ मच इज z, z इज इक्वल टू साइन x, तो ये आंसर आ गया आपके पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, समझ में आया बेटा, ये एक अलग टाइप है, इसके अलावा और कोई टाइप आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे कल बच्चों ने डाउट्स भेजे, 12th के बच्चों ने, मेडिकल के स्टूडेंट्स ने, सर टेल विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अलजेब्रा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशंस। सिर्फ कैलकुलस अगर आपको आता है तो आप बड़े आराम से बता सकते हो। ठीक है, जिसको नहीं आता वो फिर कुछ भी नहीं समझ पाता, क्वेश्चंस तो हो ही नहीं पाएंगे। और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो सभी कर लेते हैं, 9th के बच्चे भी कर रहे हैं देखो, है ना, एक 9th का छोटा सा बच्चा है यहाँ पे, छोटा सा मोटा सा, ठीक है, वो भी कर रहा है। ठीक है, तो प्रणव आई होप यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। चलो एनीवे, ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक ऐसे है बेटा, y इज इक्वल टू लास्ट, सेकंड लास्ट, बस फिर 2 क्वेश्चन। चलो अब इसको हम ऐसे कर देते हैं, साइन स्क्वायर लिख कर देता हूँ, ये सेम है जो अभी हमने किया, वो जो अभी हमने किया ना बेटा, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। क्यों है, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर एक्स, फिर ये तो सबके लिए काम करेगा, साइन क्यूब एक्स के लिए भी, साइन रेज टू द पावर 4x के लिए भी, बस ऐसे। ये सिंपल वेरिएबल नहीं है, इसमें मिक्सिंग है, तो हम क्या करेंगे, हम साइन एक्स को z ले लेंगे और आगे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। dy बाई डी जेड कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ z, dz बाई डी एक्स कितना आएगा, cos ऑफ x। ठीक है, ये हो गया, अब खत्म हो गया ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बचा। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ z इंटू कॉस ऑफ x, z कितना था, साइन x, तो ट्वाइस साइन x कॉस x, ये आंसर है। जिनको ट्रिग्नोमेट्री आती है उनको पता है ये कितना आ जाएगा, है ना, बाकी लोगों को बताया था एक बार फॉर्मूला, पर बता देंगे आगे, साइन 2x बन जाता है ये, इतना लिख लेंगे अभी फिलहाल। तो अगर ये आपके पास ऐसी कोई चीज़ है, y इज इक्वल टू कॉस रेज टू द पावर 5x, ना, तो उसको कैसे डेरिवेटिव लेंगे, तो उसमें cos x को z पुट कर देंगे, बस आगे हो जाएगा, आगे बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ही ईजी है। लास्ट क्वेश्चन, इसमें मैं पॉलिनोमियल फंक्शन डालूंगा, ये तो पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर्स होल नंबर्स हैं, फ्रैक्शन नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, होल नंबर अगर है x की पावर तो पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इसमें अगर dy बाई डी एक्स निकालना होता तो वो आपके लिए बच्चों का खेल है, लेकिन मैं इसमें स्क्वायर रूट डाल दूंगा, और अगर आपने आज का लेक्चर समझ लिया तो ये भी बच्चों का खेल है, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, कैसे होगा करके देखो 2 मिनट के लिए, फिर क्लास ऑफ हो जाएगी आपकी। है ना बेटा, बस साइन एक्स की जगह इसमें 2x² प्लस 5x प्लस 9 आ गया, बाकी सेम है ना, क्योंकि इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, जिसका स्क्वायर रूट है दैट थिंग रेज टू द पावर 1/2, राइट, जिसका स्क्वायर रूट है दैट थिंग रेज टू द पावर 1/2। अब यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, साइन एक्स हो, ये तो पॉलिनोमियल हो गया, है ना,
तो हमने निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर सकते इसमें सीधा, है ना। हाँ, अगर ये सिंपल x होता, x रेज टू द पावर 1/2 का, तो हम कर सकते थे सीधा, है ना। लेकिन ये x नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, दिस इज नॉट x बट रादर इट इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इसको हम z के इक्वल पुट कर देते हैं, z इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस 9। अब बड़े ही आराम से हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई थिंक सम ऑफ यू माइट बी टायर्ड, बट देखना डी वाई बाई डी जेड ऑनलाइन इतना आसान नहीं होता। तो ये आ जाएगा 1/2 z टू द पावर माइनस 1/2। ये तो डेरिवेटिव कर लोगे, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, n पावर को नीचे ले आएंगे, पावर को 1 से कम कर देंगे, यहाँ से dz बाई डी एक्स आ जाएगा, dz बाई डी एक्स डायरेक्ट लिख दूँ, करके देख लेना बाद में, है ना, अगर आप टायर्ड हो तो। और बाकी इनको मल्टीप्लाई करना है बेटा, मल्टीप्लाई करके ये खत्म हो जाएगा, dy बाई डी एक्स 1/2, when you multiply this becomes, वो भी हो जाएगा वो नहीं करना अभी आपको हरदीप, ठीक है। उसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होती है, तो मेरे को नहीं बताना चाहिए था, इनको ही, बच्चों को ही पूछता, इनको मैंने कराई हुई है। वो फिजिक्स में नहीं आएंगे वैसे क्वेश्चन ना, अगर कोई करा रहा है तो वो आपको बुद्धू बना रहा है, वो नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट। वो अभी फिजिक्स में ज़रूरी है, उसमें आपकी एनर्जी ना वेस्ट होगी, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतनी मुश्किल होती हैं, वो अभी याद नहीं होंगी और बाद में बहुत इजीली याद हो जाएंगी। तो जब आप उसको याद करने की कैपेसिटी में नहीं हो, तब आपको अगर वो ये याद करा रहे हैं, तो देन आपका वो आज टाइम वेस्ट कर रहे हैं विदाउट एनी फ्रूट। तो इसमें सारी चीज़ सीक्वेंसिंग की होती है, किस सीक्वेंस में क्या करना है, ठीक है तो बहुत सारी चीज़ दुनिया में सीखने में, सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेहनत आप किस चीज़ पे कर रहे हो, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा जो चीज़ जिस लेवल पे होनी चाहिए ना, उसको वहीं पे, अगर हम ऐसे करेंगे ना, y इज इक्वल टू, जैसे हरदीप ने पूछा x रेज टू द पावर sin x, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, प्रणव कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव। सपोज हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, सर दोनों साइड लॉग लेके कर लेंगे। दोनों साइड लॉग ले लेंगे, तो ये इन्होंने किया हुआ है इसलिए इसको मालूम है ना। दोनों साइड लॉग लेके डेरिवेटिव हो जाएगा इसका, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लेकिन फिजिक्स में उसका कोई यूज ही नहीं है, तो फिर वाई वी शुड वेस्ट आवर टाइम। और अभी आपने डेरिवेटिव ही नहीं सीखा, और आप अभी लॉग लेके करोगे, तो फिर आपका टाइम ही वेस्ट होगा उसमें। So if anyone is telling you this is going to be used in physics, they have done spacecraft physics of Mars. They have not done IIT JEE. No need to waste time on that. सिर्फ ऐसे ही करेंगे। और अगर आपने खुद से सोचा ये क्वेश्चन, देन वेरी गुड ऑफ यू, यू हैव वेरी क्रिएटिवली थॉट कि अगर इस तरीके की कोई चीज़ है, x रेज़ टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव कैसे करना है, दोनों साइड लॉग लेके, लॉग सीखना पड़ेगा उसके लिए, log of y, x log x, taking the derivative, product rule, 1 upon y dy by dx is equal to x upon x 1 plus, इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। चलो कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी है, लेकिन इतना करेंगे आज बस बहुत है, ठीक है ना। इनको देख लेना बेटा, मैं इस रिकॉर्डिंग